पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केमिकल सेक्टर की एक मशहूर कंपनी लॉटे केमिकल के हवाले से है। इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इस कंपनी ने जो फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली तिमाही के नताइज का ऐलान किया है वो कैसे रहे हैं, इस कंपनी की इनकम कैसी रही और साथ साथ इस कंपनी ने एक दफ़ा फिर एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो कितना है और उसके हवाले से इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। साथ साथ हम हिस्टोरिकली कंपनी की जो कारकर्दगी रही है उसको भी एवेलुएट करेंगे कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और इन टर्म्स ऑफ इनकम कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम इस कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं और उसको कंपैरेटिवली देखेंगे पिछले साल की जो फर्स्ट क्वार्टर था उसके साथ। सबसे पहले हम नेट सेल्स को देखते हैं। नेट सेल्स इस कंपनी की 8.7% इंक्रीज़ हुई हैं इस साल के पहले क्वार्टर में, पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में 20.3 बिलियन से बढ़ के 22.1 बिलियन पे इसकी सेल्स चली गई हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो सेल्स बढ़ी हैं उसके साथ साथ जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है वो बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर परसेंटेज में इंक्रीज़ हुआ है। अभी हम इससे पहले बहुत सारी कंपनीज़ को जब एनालाइज़ कर रहे थे इस साल के लिए या इन क्वार्टर्स के लिए, रीसेंट क्वार्टर्स के लिए, तो हमें एक चीज़ बहुत वाज़े तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ के केस में नज़र आ रही थी कि सेल्स में इज़ाफ़ा होने के बावजूद ग्रॉस प्रॉफिट में उतना इज़ाफ़ा नहीं हुआ या ग्रॉस प्रॉफिट में कमी हुई है। उसकी बड़ी वजह ये थी कि कंपनीज़ की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो ज़्यादा रही। लेकिन इस कंपनी के केस में हमें नज़र आ रहा है कि 4.009 बिलियन से बढ़ के 4.438 बिलियन पे इसकी ग्रॉस प्रॉफिट गया है और 10.7% की इंक्रीज़ है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी ने अपनी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो उसमें भी इजाफा हमें नज़र आ रहा है। कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, लेकिन फिर भी इन ऑड सर्कमस्टांसेस के अंदर, जबकि मुल्क के अंदर इक्तसादी हालात और बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, इसके बावजूद इसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। 19.72 से बढ़ के 20.07% पे इसकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चली गई। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव चीज़ ये नज़र आ रही है कि जो पॉजिटिव नंबर है या 10+ परसेंटेज जो हमें देखने को मिली वो यहाँ भी देखने को मिल रही है। 10.71% का इजाफा इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, 3.57 बिलियन से बढ़ के 3.95 बिलियन इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गई पिछले साल और इस साल के पहले क्वार्टर के कंपैरेटिवली अगर हम नंबर्स को देखें तो। अब जहाँ पे इस कंपनी को बड़ी मार पड़ी है इस साल वो फाइनेंस कॉस्ट है और 276.9 मिलियन इसकी टोटल फाइनेंस कॉस्ट बनी थी पिछले साल। इस साल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 755.5 मिलियन पे चली गई और परसेंटेज टर्म में देखें तो ये 172% का इजाफा है पिछले साल की फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरेटिव बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ने की ऑब्वियस सी रीज़न एक ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कंपनीज़ को इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा इस कंपनी को, जिसकी वजह से बावजूद इसके कि कंपनी की सेल्स और इसके ऑपरेटिंग और ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव थे और बहुत अच्छे थे, इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहाँ पर हमें ये नंबर बहुत सुकड़ कर 3.08% पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3.669 बिलियन थी पिछले साल और इस साल ये पहले क्वार्टर में 3.782 बिलियन बनी। अगरचे यहाँ पर भी नेगेटिविटी नहीं है, 3.08% का बहरहाल इजाफा है पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में, लेकिन जहाँ पर 10%, 10.5% से भी ज़्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजाफा था, बिकॉज ऑफ द हायर फाइनेंस कॉस्ट, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहाँ पर हमें नंबर बहुत नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा बड़ा डेंट इस कंपनी को पड़ा है वो टैक्सेस हैं। टैक्सेस ज़्यादा इन कंपनीज़ को इस दफ़ा बियर करने पड़ रहे हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले साल के पहले क्वार्टर में 2.61 बिलियन था, जो इस साल कम होकर 2.54 बिलियन रह गया, यानी कि तकरीबन 2.8% का पिछले साल के मुकाबले में नंबर हमें कम नज़र आ रहा है। तो यूँ इस कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट और हायर टैक्सेस की वजह से, यानी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने और टैक्सेस के बढ़ने की वजह से पिछले साल के मुकाबले में पहले क्वार्टर में थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल इसका 12.86 था, जो इस साल कम होकर 11.50% है पहले क्वार्टर का। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो ईपीएस में भी और नेट प्रॉफिट में भी जो हमें फ़र्क नज़र आ रहा है पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में, अगरचे नीचे आया है लेकिन कोई बहुत बड़ा फ़र्क भी नहीं है।
1.73 से कम होकर 1.68 पे इसकी EPS आई है। तो 0.05 का एक माइन्यूट सा डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि कंपनी अगर इसी तरह परफॉर्म करती रही, जैसे इसकी सेल्स में इजाफा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी बहुत अच्छी तरह इसने मैनेज किया है, और अगले जो 3 क्वार्टर्स हैं इस साल के, क्योंकि इसका फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में एंड होता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट के अगर कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती रही तो ये जो फ़र्क है हायर इंटरेस्ट रेट्स और हायर टैक्सेस के बावजूद, ये कोई बहुत बड़ा असर नहीं डालेगा ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अब हम इस कंपनी की जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है उसको भी देख लेते हैं, और इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया आज वो है 20%, यानी कि 2 रुपये, और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। तो यहाँ पर 2 रुपये कोई बहुत बड़ा आपको शायद डिविडेंड ना लग रहा हो, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि इस कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो 24 रुपये के आसपास होती है, 24 रुपये 59 पैसे इस वक्त प्राइस है इसकी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक क्वार्टर में अगर इसने 2 रुपये दे दिया है, और वी कैन एक्सपेक्ट, अगर आगे चल के हम हिस्टोरिकली भी देखेंगे पिछले सालों का भी, वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले क्वार्टर्स में ये मजीद डिविडेंड भी दे सकती है। तो एक ऐसी कंपनी कि जिसके शेयर की प्राइस ही 24-25 रुपये हो, वो अगर क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको डिविडेंड दे रही है और साल के अगर 6 रुपये या इससे ज़्यादा डिविडेंड दे देती है, तो ये उसकी जो प्राइस है उसका 1/4 बन जाता है, और उस लिहाज से जो डिविडेंड यील्ड बन जाएगी, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड बन सकती है वो 25% से भी ज़्यादा बन सकती है, प्रोवाइडेड कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट भी ऐसे ही रहें और ऐसे ही डिविडेंड अनाउंस होता रहे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इस कंपनी की जो आज डिविडेंड अनाउंसमेंट है उसकी बुक क्लोजर डेट 26 अप्रैल 2023 है, और एक्स डेट 24, जबकि स्पॉट डेट बनती है 21 अप्रैल। तो एक्स डेट से पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स आज की प्राइस पे लेते हैं, या ऑलरेडी आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो आप उनको बुक क्लोजर डेट तक होल्ड रखते हैं, तो आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। अब आज की जो इसकी प्राइस है वो 24 रुपये 59 पैसे है। तो इस पे अगर हम अज्यूम करें कि आप 1 लाख रुपए की शेयर्स लेते हैं, तो जो तकरीबन आपको डिविडेंड मिलता है वो है 8,130 रुपये बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन। तो आप अगर फाइलर हैं तो उस हिसाब से 15%, और नॉन फाइलर हैं तो 30% आपको टैक्स भी इस पे देना पड़ता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। बहरहाल इन जनरल देखा जाए तो एक ऐसा शेयर जिसकी प्राइस 24 रुपये के आसपास है, अगर उसने 2 रुपये डिविडेंड दिया है तो इट इज़ अ गुड अमाउंट। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस कंपनी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा हमें मोमेंटम नज़र आ रहा है पिछले कुछ अरसे से। कंपनी भी बेहतर परफॉर्म कर रही है, और साथ साथ इसका शेयर जो है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है अमंग द ट्रेडर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स। हिस्टोरिकली अब हम देखते हैं कि पिछले 5 सालों में और साथ साथ अभी इस क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। यहाँ पर आपको इसकी EPS और डिविडेंड दोनों नज़र आ रही हैं। तो 2018 की अगर हम बात करें तो उसकी जो EPS थी वो 2 रुपये 93 पैसे थी, और इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2019 में 3 रुपये 54 पैसे, यानी कि इसकी EPS में इजाफा हुआ, और डिविडेंड उतना ही 1.5 रुपये। 2020 में इसकी जो EPS थी वो भी गिर गई थी, और कंसिक्वेंटली इसका डिविडेंड भी गिर गया था। 1 रुपये 40 पैसे की EPS के साथ 75 पैसे का इसने डिविडेंड दिया। और 2021 में इस कंपनी की जो EPS थी वो 3 रुपये 7 पैसे थी, और जो इसने डिविडेंड दिया था वो था 1.5 रुपये। और उसके बाद 2022 इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा। 6 रुपये 68 पैसे की हाईएस्ट इसने अपनी EPS शो की, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसने सखावत का बेहतरीन मुजाहरा किया, और 6 रुपये 68 पैसे कमा के 6 रुपये आपको डिविडेंड की मद में दे दिए शेयर होल्डर्स को। अब 2023 का अभी तक एक क्वार्टर है जिसके रिजल्ट्स हमारे सामने आए, उसमें इसने 1 रुपये 68 पैसे की EPS कमाई और 2 रुपये का डिविडेंड दे दिया। इट मीन्स के इसकी जो पे आउट रेशो है वो 100% से भी तजावुज़ कर गई है इस पहले क्वार्टर में। तो ये कोई एक सस्टेनेबल या रियलिस्टिक वैल्यू तो नहीं होती, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी जो अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं या रिजर्व्स हैं उसमें से भी शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो एक आध दफ़ा तो ऐसे हो सकता है कि, लेकिन लॉन्ग रन में हम ये देखते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी अर्निंग से ज़्यादा नहीं दे सकती अपने शेयर होल्डर्स को। इसलिए सेकंड क्वार्टर में या अपकमिंग जो क्वार्टर्स हैं उसमें हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर इसकी EPS अच्छी रहती है तभी इसका अच्छा डिविडेंड आ सकता है। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी कंपनी है, फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है, और बेहतर तरीके से अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है और सेल्स को भी बढ़ा रही है। और वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे चलकर जब मुल्क की हालात ये मुल्क की जो इक़्तिसादी हालात हैं इसका ऊँट किसी करवट बैठता है और चीज़ें सेटल डाउन होती हैं IMF के साथ जो डील, और इसके अलावा जो बाकी मामलात हैं, पॉलिटिकल मामलात में कुछ स्टेबिलिटी आती है अल्लाह करे, तो फिर बिज़नेसेस के लिए दोबारा से कोई वायबल सिचुएशन अगर बनती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तो उसमें इस तरह की जो कंपनीज़ हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे खड़ी हैं, अच्छा बिज़नेस कर रही हैं, इनके लिए ज़्यादा बेहतर सिचुएशन पैदा हो सकती है, और फिर इनमें जो इन्वेस्ट किया हुआ आपने एज अ इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट, तो आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सकता है।
दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।